हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिल्वर केमिस्ट्री। तो बेसिकली हम आ गए बच्चों एक नई सीरीज के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हर एक चैप्टर से टॉप 10 क्वेश्चंस जिनके आने की संभावना एग्जाम में बहुत ज्यादा है। राइट, तो ये आप इन टॉप 10 क्वेश्चंस को एज अ रिवीजन भी ले सकते हो और एज अ वन शॉट भी ले सकते हो। कुछ नहीं करके जाना, लेकिन ये 10 क्वेश्चंस जो बता रहा हूँ हर एक चैप्टर से, उनको जरूर करके जाना। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से फ्रॉम द चैप्टर सॉल्यूशन। क्वेश्चन 1 कह रहा है बच्चा, स्टेट हेनरीज लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन व्हाई आर टैंक्स यूज बाय स्कूबा डाइवर्स फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन। ऑल्सो राइट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। राइट, तो सबसे पहले कह रहा है स्टेट हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ क्या कहता है बच्चा? द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. Right, यहां से इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी ड्राइव कर सकते हो। ये कह रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसी के मोल फ्रैक्शन के बराबर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करोगे विच इज नथिंग बट के एच, एंड दिस के एच इज द हेनरीज कांस्टेंट। राइट, एंड दिस काई ए इज द सॉल्युबिलिटी और द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि स्कूबा डाइवर्स जो अपना सिलेंडर कैरी करते हैं, स्कूबा डाइवर्स जो नीचे डाइव लगाते हैं समुद्र में या ओशंस में, राइट, तो वो अपने सिलेंडर में जो पीछे कैरी करते हैं उसको डाइल्यूट क्यों करा जाता है विद हीलियम, 50 नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। याद रखना बच्चा, लॉन्ग टाइम बैक पहले स्कूबा डाइवर्स क्या करते थे, अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में सिर्फ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को ही लेकर जाते थे। राइट, तो वो जो डाइल्यूशन था सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का होता था। तो जब वो अंडर द सी जाते थे तब हमारा प्रेशर बढ़ता था। अब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो आपको अच्छे से पता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन ब्लड वो भी बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही अब स्कूबा डाइवर्स वापस ऊपर आते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस घट जाता है, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस घटने की वजह से नाइट्रोजन क्या करेगी बच्चा, ब्लड के अंदर जो डिसॉल्व हो चुकी थी वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। ऑक्सीजन तो हमारा बॉडी सेल्स यूज कर लेते थे, लेकिन जो नाइट्रोजन जब वो बाहर स्केप करती थी तो हमारी ब्लड कैपिलरीज में, आर्टरीज में उसके बबल्स फंस जाते थे। अब वो बबल्स फंसने की वजह से एक बहुत ही पेनफुल मेडिकल कंडीशन बन जाती है जिसको हम बोलते हैं बेड्स। इसीलिए टू अवॉइड दैट कंडीशन हम उसको उनके सिलेंडर्स को डाइल्यूट करते हैं विद हीलियम, जो कि एक नॉन रिएक्टिव गैस है, यानी कि इनर्ट गैस है। वो भैया हमारे सेल्स के थ्रू भी बाहर आ सकती है विदाउट कमिंग फ्रॉम आर्टरीज और ब्लड कैपिलरीज। तो देखो यही कह रहा है, द प्रेशर अंडर वाटर इज हाई सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन ब्लड इंक्रीजेस। व्हेन द डाइवर कम्स टू द surface द प्रेशर डिक्रीजेस, so does the solubility, causing bubbles of nitrogen in blood which causes bends। याद रखना ये मेडिकल कंडीशन है जिसको हम बेंड्स बोलते हैं, बहुत ही पेनफुल होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्कूबा डाइवर्स की डेथ हो जाती थी। कह रहे हैं सो टू अवॉइड दिस डाइल्यूशन ऑफ गैसेस इज डन, इसी को अवॉइड करने के लिए डाइल्यूशन ऑफ गैसेस करा जाता है। राइट, अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछता है बच्चा, आपको पता होना चाहिए जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं जब वो क्लाइंब करते हैं हिल्स को, यानी कि बहुत हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, तो ऑब्वियसली प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होता है। अब जब वो प्रेशर डिक्रीज होता है तो वहां पर उनको एक बीमारी होती है, उसका नाम मुझे कमेंट में बताना। राइट, और उस बीमारी की वजह से बच्चा लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है जो हमारा लीड करता है मिस फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। उस बीमारी का नाम मुझको बताना, वो ए से स्टार्ट होता है। राइट, आप मुझको करेक्ट करके बताना। राइट, दूसरा कह रहा है बच्चा लास्ट पार्ट, राइट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इफेक्ट बताओ सॉल्युबिलिटी का ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो याद रखना जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड घटेगा। राइट, चलो मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ। लेट अस से हमारे पास कोई लिक्विड है और इसमें कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स यहाँ हैं हमारे पास। राइट, अब ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं इनमें ऑलरेडी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। अब बाहर से जब आप टेम्परेचर इसको दे रहे हो, दैट मीन्स आप इन गैस के मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा रहे हो। अब जैसे ही इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो बच्चे ये क्या कर जाएंगे, ये स्केप कर जाएंगे, यानी कि यहां से भाग जाएंगे। तो अब ये स्केप कर गए तो इनका सॉल्युबिलिटी, यानी कि ये जो गैस हमारी लिक्विड में डिसॉल्व थी उसका मात्रा कम हो जाएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं
अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड घट जाएगी। ऑल्सो एक चीज और याद रखना, अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे, इफ प्रेशर इज इंक्रीज देन सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द कॉन्सेप्ट हेनरीज लॉ। तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मीथेन इन बेंजीन इज दिस मच। यानी कि इन्होंने हेनरीज कांस्टेंट दे रखा है, यानी कि केएच दे रखा है, राइट। केएच कितना गिवन है आप नोट कर लो, 4.27 इंटू 10 की पावर 5 mmHg, राइट, at 298 Kelvin. Calculate the solubility, यानी कि they are asking us to calculate the mole fraction, right? This we have to calculate of methane in benzene under 760 mmHg, यानी कि हमको प्रेशर दे रखा है। तो यहाँ पर PA यानी कि पार्शियल प्रेशर का वैल्यू भी दे रखा है, दैट इज 760 mm of Hg। लकीली देखो कि आपको जो दोनों यूनिट्स मिल गई, यहाँ पे दोनों सेम मिल गए, लेकिन अगर आपके पास सेम यूनिट्स नहीं होती तो आपको सेम यूनिट्स करनी पड़ती हैं, राइट। तो कुछ कन्वर्जन यूनिट बता देता हूं जो आपको हेल्प करेंगी। 1 ATM में याद रखना बच्चा 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार होता है। एंड 1 ATM में हमारा 1 ATM में बच्चा हमारा 760 mm ऑफ Hg होता है, राइट। तो दीज कन्वर्जन यूनिट्स कैन बी हेल्पफुल टू यू, तो कहीं पे नोट कर लेना, राइट। अब बात करते हैं बच्चा ये काई ए निकालने के लिए। तो हम यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे हेनरीज लॉ, अप्लाइंग हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ कहता है बच्चा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, राइट। ये गिवन है, ये गिवन है एंड ये पूछा है, तो इसको उठाओ इधर, केएच इसके साथ वाला चला जाएगा नीचे और ये आ जाएगा बच्चा ऊपर। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, वैल्यूज रखो और आंसर ले आओ फटाफट। डायरेक्ट क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। पार्शियल प्रेशर दे रखा है 760, बटा में रखेंगे केएच यानी कि 4.27 इंटू 10 की पावर माइनस 5 ओनली। अब भैया यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेटर उठाते हैं। तो सीबीएसई वालों सुधर जाओ, तुम्हारे लिए कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। क्या करना है, इसका जस्ट सिंपली पॉइंट हटाना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट से 1 2 तो लिख देना 10 की पावर 2, राइट, ऊपर चला जाएगा। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको इस जीरो को भी इधर लिख देता हूं, यानी कि यहाँ इंक्लूड कर देता हूं, तो ये बन गई 10 की पावर 3। अब सिंपली तुम्हें क्या करना है, 76 को डिवाइड करना है 427 से। अब देखो 427 की टेबल में 76 तो आता नहीं, जीरो लगाओ, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ। अब ये कितनी बार में जा रहा है, लगभग 1 बार में, तो आ गया 427। 10 में से 3 बचे, यहाँ 3 बचे, यहाँ पर आपके कितने बचे, 7 में से 4 गए, 3 बचे, राइट। पॉइंट से शून्य एक और बढ़ाया और यहाँ लगभग लगभग 8 बार जाएगा, 8 के 7 बार जाएगा अंदाजे से। तो ये काई ए इज इक्वल टू आ गया 0.17 इंटू 10 की पावर 3। ये 10 की पावर जाके ऊपर हो जाएगा 10 की पावर -5 इज इक्वल टू 0.17 इंटू 10 की पावर ये 3 और ये 2, बचा कितना, -2, राइट। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता है, राइट। अब देखो मैं पॉइंट को क्या करूंगा, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, पॉइंट को लेफ्ट से राइट खसकाऊंगा। जब लेफ्ट से राइट खसकाते हैं पॉइंट को तो डिवाइड करते हैं और पावर आती है माइनस में। कितने डिजिट्स खसकाना है मुझे, सिर्फ एक, तो मैं कर दूंगा इसको 1.7। कितना डिजिट खसकाया, एक, तो 10 की पावर -1 और ये 10 की पावर ऑलरेडी -2, राइट। तो ये बन जाएगा मेरा 1.7 इंटू 10 की पावर -3, राइट। और याद रखना मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, तो ये यूनिटलेस रहेगा। दिस इज योर आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चा, राइट राउल्स लॉ एंड राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इट। तो याद रखना बच्चा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्टेट करो राउल्स लॉ। तो ये स्टेट राउल्स लॉ कहता है बच्चा हमारा, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, यानी वोलेटाइल इन द सेंस जो वेपराइज हो सकते हैं, जिनका वेपर्स बन सकते हैं, वो वाले लिक्विड, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। बेसिकली ये ईच कंपोनेंट ये बता रहा है बच्चा, जब हम क्लोज कंटेनर में कोई लिक्विड लेते हैं तो उसमें 2 कंपोनेंट्स विल बी देयर, राइट, कंपोनेंट नंबर 1 एंड कंपोनेंट नंबर 2, राइट। तो हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होना चाहिए, उसके लिए हम राउल्स लॉ लिखते हैं। तो राउल्स लॉ कह रहा है बच्चा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट नंबर ए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के, राइट। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो बन जाएगा आपका पी ए इज इक्वल टू, और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज नथिंग बट पी ए नॉट इंटू काई ए। सिमिलरली दूसरे कंपोनेंट के लिए भी लिख सकते हो दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट नंबर 2 यानी कि बी
इस 1 को ए भी लिख सकते हो, इस 2 को बी भी लिख सकते हो, तो कुछ भी आ सकता है। ए और 1 एक ही चीज है, बी और 2 एक ही चीज है। तो पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करोगे विच इज नथिंग बट पी बी नॉट इनटू काई बी, राइट। बात करें बच्चे इसके मैथमेटिकल फॉर्म की। मैथमेटिकल फॉर्म के लिए आप क्या लिख सकते हो, इसके मैथमेटिकल फॉर्म के लिए आप लिख सकते हो पी टी यानी कि टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू पी ए नॉट। पी ए नॉट इंडिकेट कर रहा है बच्चा हमारा प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट नंबर ए इन प्योर फॉर्म, मतलब जब वो कंटेनर में अलग अकेला होगा तो वो कितना प्रेशर लगाएगा। ब्रैकेट पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू काई टू, राइट। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस राउल्स लॉ, जहां पे पी बी नॉट का मतलब है बच्चा प्रेशर ऑफ कंपोनेंट नंबर बी या फिर कंपोनेंट नंबर टू। इसको बी को टू भी बोल सकते हो और बी भी बोल सकते हो। इस 1 को ए से भी डिनोट कर सकते हो और 1 से भी डिनोट कर सकते हो। एंड पी ए इज द प्रेशर ऑफ कंपोनेंट नंबर ए या फिर 1 इन प्योर फॉर्म, एंड काई 2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट नंबर 2, या फिर इसकी जगह बी भी लिख सकते हो, राइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बच्चा द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर दिस मच 450 एंड 750 mm of Hg respectively। कह रहा है find out the composition of the liquid mixture if the total vapor pressure is 600 mm Hg, और also you have to find the composition of the vapor phase, right। अब से सबसे पहले ये समझ लो कि ये दो चीजें निकलवा क्या रहा है। फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन यानी कि अमाउंट ऑफ द लिक्विड मिक्सचर एंड द कॉम्पोजिशन यानी कि अमाउंट ऑफ वेपर फेज। लेट अस से मेरे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट नंबर ए एंड कंपोनेंट नंबर बी। अब ये कंपोनेंट नंबर ए और कंपोनेंट नंबर बी दोनों हमारे वॉलेटाइल्स हैं, दैट मींस इनका वेपर्स बन सकता है, और ये हम ऑब्जर्व करेंगे बच्चे एक क्लोज कंटेनर में, राइट। अब थोड़े समय बाद ये जो कंपोनेंट नंबर ए है और कंपोनेंट नंबर बी है, या तो ये ऑन इट्स ओन अपने आप से या फिर हीट को ऑब्जर्व करेगा फ्रॉम द सराउंडिंग्स, या फिर हमारे द्वारा दी गई हीट को ऑब्जर्व करके इसके बनने पर स्टार्ट होंगे वेपर्स, राइट। इन दोनों के बनने स्टार्ट होंगे वेपर्स, और एक स्टेज ऐसी रीच होगी जहां पे ये जो लिक्विड का वेपर्स बनना इक्वल हो जाएगा वापस से वेपर्स का वापस से लिक्विड में तब्दील होना। दैट मींस ये लिक्विड से जो वेपर्स बन रहा है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन, और ये जो वेपर से वापस लिक्विड बन रहा है इसको हम बोलते हैं बच्चा, इसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, सॉरी नॉट सॉलिडिफिकेशन, इसको हम बोलते हैं बच्चा कंडेंसेशन। तो ये जो वापस से वेपर से लिक्विड बनेगा उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। अब बेसिकली होगा क्या, जब तक रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल ना हो जाए रेट ऑफ कंडेंसेशन के, रेट ऑफ कंडेंसेशन के, हम रॉल्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। तो बच्चा द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट इज कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स will become after some time it will become equal to the amount of vapors which is becoming liquid again। मतलब मेरा कहने का मतलब है जितने लिक्विड्स के वेपर मॉलिक्यूल बनेंगे थोड़ी देर बाद एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो वापस से वेपर्स क्या बनने लगेगा, वापस से लिक्विड बनने लगेगा। तो ये कौन सी स्टेज रीच कर गया, इक्विलिब्रियम की स्टेज रीच कर गया है, राइट। अब देखो यहाँ जो वेपर्स हैं वो कंपोनेंट नंबर ए के भी होंगे और कंपोनेंट नंबर बी के भी होंगे। सिमिलरली जो हमारा लिक्विड बचा हुआ है, ये जो लिक्विड जो वेपराइज नहीं हुआ है, या ये कह सकते हो जो वेपर्स वापस से लिक्विड बन रहा है वहां पे भी कंपोनेंट नंबर ए होगा, कंपोनेंट नंबर बी भी होगा। तो दोनों जगह यानी कि वेपर फेस में भी और लिक्विड फेस में भी हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स होंगे। तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाहता है कि वेपर फेस में बताओ उसका कॉम्पोजिशन कितना है ए और बी का। सिमिलरली वो पूछना चाहता है कि लिक्विड फेस में कंपोनेंट नंबर ए और कंपोनेंट नंबर बी कितना है। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको नोट कर लेते हैं। गिवन डेटा में कह रहा है बच्चा द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड बी, यानी कि वेपर प्रेशर गिवन है तो हम कह सकते हैं ए एंड बी, और क्योंकि अलग अलग गिवन है तो हम बोल सकते हैं इसको एज पी ए नॉट, राइट। अगर एक साथ दे रखा होता तो उसको हम बोलते हैं पी ए ओनली। तो पी ए नॉट का वेपर प्रेशर 450 mmHg। सिमिलरली पी बी का वेपर प्रेशर यानी कि प्योर फॉर्म में, यानी कि वो कंटेनर में सिर्फ अकेला है, अगर कंटेनर है तो सिर्फ ए कंपोनेंट है और उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर को हम बोलते हैं पी ए नॉट। अगर कंटेनर के अंदर सिर्फ कंपोनेंट नंबर बी है उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर को हम बोलते हैं पीबी नॉट। तो पीबी नॉट कितना दे रखा है 750 mmHg,
राइट। दूसरी चीज क्या दे रखी है बच्चा, टोटल वेपर प्रेशर, यानी कि पीटी दे रखा है कितना, 600 mm ऑफ Hg, 600 mm ऑफ Hg। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है बच्चा हमको द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, यानी कि काई ए वी हैव टू फाइंड एंड काई बी वी हैव टू फाइंड, क्वेश्चन मार्क। सिमिलरली हमें दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है, फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर फेस, यानी कि कॉम्पोजिशन फाइंड करनी है, वो भी वेपर फेस में। तो उसको हम डिनोट करेंगे वाई ए से एंड वाई बी से। अब आपको पहले ये बता दूं वाई ए क्या है और वाई बी क्या है, उसके बाद इसका फॉर्मूला दूंगा। वाई ए बच्चा हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ कॉम्पोनेंट नंबर ए इन वेपर फेस, यानी कि इस फेस में। सिमिलरली वाई बी है हमारा बच्चा कॉम्पोजिशन ऑफ कॉम्पोनेंट नंबर बी इन दिस अगेन वेपर फेस, राइट। इसका फॉर्मूला लिखने के लिए हम लिख सकते हैं बच्चा पी ए अपॉन पी टी, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट नंबर ए इन द लिक्विड, मतलब इसके साथ होंगे ये और यहाँ पे लिख सकते हैं पी बी अपॉन पी टी, राइट। चलो एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जो पूछ रहा है उसको निकालते हैं। यहाँ कह रहा है बच्चा काई ए निकालो, तो हमें अभी मैथमेटिकल फॉर्म पता चली थी किसकी, राउल्ट्स लॉ की। वो कहती है पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू काई टू, राइट। वी हैव टू फाइंड दिस काई टू। तो देखो पीटी कितना दे रखा है, टोटल प्रेशर 600, लिख दो 600। पी ए नॉट कितना दे रखा है, 450, ये रहा 450, प्लस प्लस पीबी नॉट कितना दे रखा है, 750, माइनस कर दो 450, यानी कि पी ए नॉट इंटू काई टू। इसी काई टू को हमको निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं। 600 बचा, ये 450 बचा, ये प्लस ये कितना हो गया, 700 में 750 में से 450 घटाया 300 बचा इंटू काई टू, राइट। अब ये क्या करेंगे, 450 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 150 माइनस 450 इज इक्वल टू 300 इंटू काई टू, राइट। 600 में से 450 घटाओ तो 150 बचे, इधर 300 इंटू काई टू। अब काई टू जिसको निकालना है उसको इधर उठा लो, इसके साथ वाला जाएगा नीचे और ये आ जाएगा 150, 150 एकदम 150, 150 दूनी 300, तो ये बचा हमारा 1/2, और 1/2 को सॉल्व करोगे तो बचा आएगा आपका लगभग 0.5। तो ये आ गया हमारा 0.5 बचा काई टू। और अब हम निकाल लेंगे इसकी हेल्प से काई वन। हमें एक रिलेशन पता है कि काई वन, चलो इसको 1 से डिनोट नहीं करते, इसको बी से ही डिनोट करते हैं, क्योंकि हमने ए और बी का ही इस्तेमाल करा है। तो काई ए इज इक्वल टू काई बी इक्वल टू होता है 1 के। अब जब हमें काई बी पता चल गया दैट इज 0.5, तो काई ए नहीं निकाल सकते, काई ए इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी, और काई बी का वैल्यू कितना है, यहाँ कर देता हूँ, काई ए इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5, तो काई ए भी आपका आ गया 0.5, राइट। अब हमको काई ए भी निकल गया और हमने काई बी भी निकाल लिया, यानी कि ये काई बी भी आ गया 0.5। अब बढ़ते हैं बच्चा वाई ए निकालने के लिए और वाई बी निकालने के लिए, राइट। चलो यहाँ निकालते हैं इसको। तो देखो वाई ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाई ए इज इक्वल टू पी ए चाहिए, तो पी ए तो है ही नहीं। अब पी ए निकालने के लिए भी एक रिलेशनशिप याद होना चाहिए। पीटी तो दे रखा है, पीटी कितना दे रखा है बच्चा, 600, तो ये 600 रख दिया नीचे। अब पी ए निकालो। हमें पता है, हम पढ़कर आए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू होता है पी ए नॉट इंटू काई ए के। अब आपने पी ए नॉट तो पता है ना आपको कितना है, यहाँ पे कितना दे रखा है, 450, 450 इंटू काई ए, और काई ए कितना है 0.5, तो मल्टीप्लाई कर दो। चलो मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 450 की मल्टीप्लाई कर दो किससे, 0.5 से। एक काम है ना करो, यहाँ पॉइंट हटाओ, यहाँ 10 बढ़ाओ, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो ना, 5 5 25 कैरी 2, 5 4 20, 22, 225 आ गया, डायरेक्ट रखो। 225 को भाग करो किससे, 600 से। 5 1 5, 5 2 10, 0, 5 4 20, 5 9 5 5 5 4 20, 5 5 25, 5 2 10, 5 4 20, 5 9 45, तो ये आ गया 9/24। अब 9 को डिवाइड करो 24 से, क्या 24 की टेबल में 9 आता है, नहीं, 0 लगाओ, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। अब 24 की टेबल में लगभग 4 बार जाएगा, 4 4 16 कैरी 1 4 2 8 96, ज्यादा आ रहा है ना, तो 3 टाइम्स रखो, तो कितना आ गया आंसर, एज 0.3। सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हो वाई बी को भी। वाई बी को कैसे फाइंड करोगे, वाई बी इज इक्वल टू, ऊपर क्या रखना है हमको, वाई पी बी अपॉन पी टी तो पता ही है कितना है, 600 है। पीबी कैसे निकालोगे, अगेन इस रिलेशनशिप से, यानी कि पीबी इज इक्वल टू होता है पीबी नॉट इंटू काई बी। अब देखो ये भी पता है पीबी नॉट कितना दे रखा है, 750, 750 इंटू काई बी कितना है, काई बी आया था हमारा 0.5।
अब यहाँ पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 5 1 5, 5 2 10, अब ये कट के 2 3 6, 2 7 14, 375 आ गया। 375 यहाँ रखो, 5 से कट कर दो अगेन, 5 1 5, 5 2 10, 0, 5 6 5 7 35, 2 बचे, 5 5 25, फिर से 5 से काटो, 5 1 5, 5 5 25, 5 2 10, 5 4 20, 15/24, 15/24 को यानी कि 24, 15 को डिवाइड करो 24 से, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, कितनी बार में जा रहा है, लगभग लगभग 6 बार में जाएगा। 6 4 24, कैरी 2, 6 2 12 14, तो ये आ गया हमारा एज 0.6। तो इस तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, बच्चा ये कह रहा है डिफरेंशिएट करो बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो याद रखना आइडियल सॉल्यूशन हमारी फॉलो करती है रॉल्स लॉ को एट ऑल कंसंट्रेशन, वेयरएज नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉलो नहीं करती है रॉल्स लॉ को। इसमें याद रखना बच्चा आइडियल सॉल्यूशन में P1 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट नंबर 1 इक्वल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट नंबर 1 इन प्योर फॉर्म, ये नॉट इंडिकेट कर रहा है इसकी प्योर फॉर्म, इनटू Chi1 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट नंबर 1। वेरएज इसमें पार्शियल प्रेशर यानी कि P1 इज नॉट इक्वल टू P1 नॉट इनटू Chi1। यहाँ पे P2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट नंबर 2 इक्वल होता है, इज इक्वल होता है P2 नॉट के यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट नंबर 2 इन प्योर फॉर्म इनटू Chi2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट नंबर 2। वेरएज इसमें P2 इज नॉट इक्वल टू P2 नॉट इनटू Chi2 कर लेना, राइट। चौथा वाला पॉइंट कह रहा है बच्चों डेल्टा एच यानी कि चेंज इन इंथैल्पी हमेशा 0 के इक्वल आती है इन आइडियल सॉल्यूशन, वेराज इसमें चेंज इन इंथैल्पी इज नॉट इक्वल टू 0। आइडियल सॉल्यूशन में बच्चों डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 होता है यानी कि चेंज इन वॉल्यूम इज 0, वेराज डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू 0। दो एग्जांपल्स भी लर्न कर जाना आइडियल सॉल्यूशन के लिए और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। मिक्सचर ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन इज द एग्जांपल फॉर आइडियल सॉल्यूशन। Similarly, N-hexane and N-heptane are also examples of ideal solution. बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तो एथेनॉल इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड नाइट्रिक एसिड इन वाटर इज आल्सो एन एग्जांपल फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछ लिया जाता है 1 या 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन में कह रहा बच्चा व्हाट आर एजियोट्रॉप्स, राइट इट्स टाइप्स। तो याद रखना अच्छा बाइनरी मिक्सचर, बाइनरी मिक्सचर मतलब जिसमें 2 कंपोनेंट हो वो बाइनरी मिक्सचर होता है। A binary mixture that boils at a constant temperature at a given pressure and shows the same concentration and composition in both the liquid and vapor phase, right। बात करें इसके एग्जांपल की एजियोट्रॉप्स के तो बेंजीन प्लस टोल्यूइन आप एजियोट्रॉप्स के एग्जांपल में लिख सकते हो। बात करें इसके टाइप्स की तो 2 टाइप के एजियोट्रॉप्स होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो वो एजियोट्रॉप्स जिनमें सॉल्यूशन विच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ उनको हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, वेरएज वो सॉल्यूशन जो हमको पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउट्स लॉ उनको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों हमारी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो कि है हमारा RLVP यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चा, ये कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर at 298 Kelvin is 23.8 mm of Hg, यानी कि इन्होंने वेपर प्रेशर दे रखा है बच्चा प्योर सॉल्वेंट का यानी कि सिर्फ और सिर्फ वाटर का, तो इसको मैं डिनोट करूंगा P नॉट से, राइट। और P नॉट दे रखा है 23.8 mm of Hg, राइट। दूसरा आगे बढ़ रहे हैं कि 50 ग्राम, यहाँ पे कह रहे हैं 50 ग्राम ऑफ यूरिया फॉर दिस सॉल्यूशन, सॉरी 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि उन्होंने मास ऑफ सॉल्यूट जिसको मैं W2 से डिनोट करता हूं उसको दे रखा है 50 ग्राम, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर जिसको मैं डिनोट करता हूं 1 से, याद रखना 1 से हम डिनोट करते हैं सॉल्वेंट को और 2 से या फिर B से डिनोट करते हैं हम सॉल्यूट को। सिमिलरली 1 और A से डिनोट करते हैं सॉल्वेंट को। तो सॉल्वेंट का मास दे रखा है 850 ग्राम। अभी कह रहे हैं कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, they are asking us to calculate PS, right। PS is equals to question mark also and its relative lowering, यानी कि ये तुमसे निकलवा रहे हैं P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, दिस इज रिलेटिव लोवरिंग यानी कि RLVP रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखो कुछ नहीं है, बस इसको हम क्या करेंगे, हमें बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, तुम लिखोगे V नो, तुम्हें पता होना चाहिए फॉर्मूला ऑफ RLVP यानी कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फॉर्मूला होता है बच्चा P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। कुछ नहीं है, सारी वैल्यूज रखो, P नॉट गिवन है
23.8 माइनस पी एस हमें पता नहीं है, अपॉन रखो पी नॉट इज इक्वल्स टू W2 रखो। W2 यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 50, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है यूरिया। क्या आपको यूरिया का फॉर्मूला पता है? हाँ मुझको पता है, तो आपको भी पता होना चाहिए। NH2CO दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूरिया। अगर यहाँ पे मासेस को प्लस करो, नाइट्रोजन का मास 14, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का अगेन 14 और हाइड्रोजन का 2। देखो 14 टू 16, 16 और 12 28, 28 और 16 30, 44, 44 और 14 48, 58 एंड 60, तो मास आ गया आपका 60। तो यहाँ रखो मास, मोलर मास 60 इंटू M1। M1 है बच्चा हमारा मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। 1 से किसको डिनोट करते हो? सॉल्वेंट को। तो वाटर सॉल्वेंट है ना, उसका मास होता है 18। बटा में क्या रख दो? इसका W1 यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट 850, राइट। अब इस चीज को सॉल्व कर लो। ये देखो पी नॉट भी तो गिवन है, लिख दो 23.8, राइट। अब इस चीज को सॉल्व कर लो। ये रहा 850, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 28। अब ये 3 से काटो या 6 से काट दो, 6 3 18, 6 2 12। ये आ गया हमारे पास 3/85 इंटू 2। 85 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 170, राइट। चलो इसको डिवाइड करके आंसर लिखते हैं। डिवाइड करके आंसर आ रहा है बच्चा, 3 को डिवाइड करना है 170 से। क्या 170 की टेबल में 3 आता है? नहीं आता। पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओ, अब आता है? नहीं आता। फिर से 0 लगाओ, अब आता है लगभग लगभग कितनी बार? 1 बार में। 170 कितना बचा? 130 बचा। पॉइंट लगा के फिर से 0 बढ़ाया, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे लगभग लगभग 6 बार में करके देखते हैं। 6 0 से 0, 6 7 42, 6 1 6 10, कितना आ रहा है? 1030। और लगभग लगभग 7 अपने अंदाजे से लिख दो, राइट। तो ये आ गया हमारे पास 23.8 माइनस पी एस अपॉन 23.8 इज इक्वल टू 0.017, राइट। अब बेसिकली हमको करना क्या है? हमको निकालना है बच्चों ये पी एस। तो इसको लिखो यहाँ 23.8 इज सॉरी माइनस पी एस इज इक्वल टू 0.017 इंटू 23.8। ये चला गया यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में। अब देखो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ बाकी का सब, तो ये पीएस को इधर लाऊंगा। ये एक काम करो 23.8 को यही रहने दो, इस पूरे को इधर उठा के लेके जाओ, माइनस कर दो इसमें से, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 0.017 इंटू 23.8 ब्रैकेट इज इक्वल टू पी एस। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, 23.8 में से इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। ये रहा मेरे पास 17, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ अभी, 23.8 और 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। इसको भी हटा दो पॉइंट को, 7 8 56 कैरी 5, 7 3 21 और 5 26, 7 2 14 16 कैरी 1, 1 8 8, 1 3 3, 1 2 2 ऐड कर दो, 6 और 8 होते हैं 14 कैरी 1 10 कैरी 1 कितना गया? 4046। अब पॉइंट देखो कितने के बाद था? 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद लगा दो, 1 2 3 4, तो आंसर आ गया है 0.40, आ गया 0.40। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको पीएस का, राइट। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 23.8 में से सब्ट्रैक्ट करो 0.40, यहाँ 0 मान लो, यहाँ आ गया 4.32, आंसर आ गया हमारा पी एस इज इक्वल टू 23.40, राइट। सिमिलरली आप ये रिलेटिव लोवरिंग भी फाइंड कर सकते हो। अब आपको पीएस का वैल्यू पता चल गया ना, तो देखो यहां हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। तो देखो पी नॉट कितना दे रखा था? 23.8 माइनस पी एस कितना है? 23.40 अपॉन पी एस 23.8, तो ये कितना आएगा? इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या लिख दो? सब्ट्रैक्ट करने के बाद लिख दो कितना बचा? 23.4, तो बचा 0.4 और लिखो 23.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करो। अब 4 को डिवाइड कर दो 238 से, 238 से जब डिवाइड करोगे तो 0 आ गया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, अब भी नहीं जाएगा, 0 लगाया 0 लगाया 1, और ये आ गया 238। कितना बचा? 2 बचा, यहाँ 6 बचा, यहाँ 1 बचा। पॉइंट से 0 फिर से बढ़ाया, 0 बढ़ाया, लगभग लगभग कितनी बार में जा रहा है? 8 बार में जा रहा है अप्रॉक्स। तो 0.018 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों व्हाट इज मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं केबी से।
सिमिलरली वो एक और क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा, व्हाट इज मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं के एफ से, राइट। तो पहला डेफिनेशन मैंने लिख दिया बच्चा मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट का, जिसको एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, दैट इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी, यूनिटी मीनिंग वन। कह रहे हैं जब वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जब मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन बन जाता है वन, इफ स्मॉल एम यानी कि मोलालिटी इज इक्वल टू वन, तो हम लिख सकते हैं दैट डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी, एंड दिस केबी इज नथिंग बट एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, एंड दिस डेल्टा टीवी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। सिमिलरली हम लिख सकते हैं मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट के लिए इट इज द डिप्रेशन इन, एक याद कर लो दूसरी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट FP when the molality of the solution is unity, राइट। तो मैं बोलूं अगर m स्मॉल m यानी कि मोलालिटी इक्वल टू वन हो जाए, तो डेल्टा TF यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू हो जाता है KF के, यानी कि मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, राइट। दिस इज KF। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बच्चा कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर हमसे निकलवा रहा है, याद रखना ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं बच्चा पाई से, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा वन ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आउट ऑफ द चार। कह रहे हैं इन पास्कल एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास दिस 185000 इन 450 ml ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस। याद रखना बच्चा क्योंकि हमसे पाई निकलवा रहा है यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर निकलवा रहा है, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बच्चा पाई इज इक्वल टू CRT, वेयर दिस C इज द मोलारिटी, एक कंसंट्रेशन टर्म है मोलारिटी, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर, राइट। अब देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। तो ये कह रहा है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर, यानी कि W2 गिवन है, W2 इज गिवन एज 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास, जिसका मोलर मास यानी कि M2 गिवन है 185000, और दे रखा है हमारे पास वॉल्यूम दैट इज 450 ml, एंड दे रखा है हमें टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो याद रखना है जो टेम्परेचर लेते हो बच्चा, यहाँ टेम्परेचर ये जो लेते हो ये हमेशा केल्विन में लोगे। अगर टेम्परेचर केल्विन में दे रखा हो तो इट इज ओके, बट अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखा हो तो आपको पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू केल्विन। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम 273 ऐड कर देते हैं, और इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 310 केल्विन। अब समय आ चुका है बच्चे इस मोलारिटी को ओपन करने का, तो इस फॉर्मूला को मैं कुछ एक्सपेंड करके ऐसा लिख सकता हूं W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इंटू R इंटू T, राइट। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्मूला और फॉर कैलकुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। अब सिंपली वैल्यूज रखो, W2 गिवन है 1 ग्राम 1 रख दो, इंटू 1000 इंटू R, R रहता है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 8.314 इंटू 10 की पावर 3, एंड T इज द टेम्परेचर दैट इज 310 केल्विन अपॉन मोलर मास इज 18500 इंटू V, वॉल्यूम दे रखा है हमारे पास 450 ml, राइट। जब इसको सॉल्व करोगे तो बच्चा आपका फाइनल आंसर आएगा 30.9 पास्कल, राइट। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 विच इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चा कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, जिसका मोलर मास गिवन है 180 ग्राम पर मोल, इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, एंड KF गिवन है बच्चा ऑफ वाटर एज 1.86 केल्विन kg पर मोल। ये 2018 CBSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब तक जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो किसी ना किसी ईयर में आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़कर मत जाना। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं बच्चा। ये हमसे निकलवा रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट मींस ये हमसे डेल्टा TF निकलवा रहा है। डेल्टा TF निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चा KF इंटू स्मॉल m यानी कि मोलालिटी। अगर मोलालिटी को एक्सपेंड करके लिखूं तो लिख सकते हो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1, राइट। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, डेल्टा TF ही तो निकालना है। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF दे रखा है 1.86 इंटू W2 यानी कि मास ऑफ सोल्यूट। ढूंढो मास ऑफ सोल्यूट क्या है, 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज यहाँ पे हमारा सोल्यूट है 60 बटा मोलर मास कितना दे रखा है ब्रैकेट में उसका 180 गुणा
m1 मोलर मास। यहाँ पे सॉल्वेंट किसका है, सॉल्वेंट क्या है, पानी, और वाटर का मोलर मास होता है 18 अपॉन W1। W1 इज द मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि 250, राइट। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा बच्चा एज 2.48 केल्विन, राइट। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन देखो जो कि बहुत बार हमेशा पूछा जाता है। कह रहे क्वेश्चन, व्हाई डू फिशेस प्रेफर टू लिव इन कोल्ड वाटर, मछलियां ठंडे पानी में रहना क्यों पसंद करती हैं। तो याद रखो बच्चा, ठंडे पानी में यानी कि जहां टेम्परेचर कम होगा वहां पे अमाउंट ऑफ गैसेस डिसॉल्व ज्यादा होगा, राइट। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है यानी कि बढ़ जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है, विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। एज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व ज्यादा रहता है इन ठंडा पानी, सो फिशेस प्रेफर करती हैं टू लिव इन कोल्ड वाटर। ये तो छोड़कर ही मत जाना, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसको 1 मिनट में रट लो, राइट। अब मैं आपको देता हूं होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन में आपको मुझे बताना है, व्हेन डज राउल्ट्स लॉ बिकम स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, ये आंसर कमेंट में बता देना, सिर्फ 1 लाइन का आंसर है।